हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बीए थर्ड ईयर में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका भारतीय संस्कृति का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, तो उसका यूनिट वाइज मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, जिसमें मैंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता और आपका उसके 53 क्वेश्चन हैं, और वैदिक काल, और आपका थर्ड नंबर पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मैंने 156 क्वेश्चन तक अपलोड किए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर पहले आप हमें यूनिट वाइज स्टडी करवा दीजिए, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या मॉडल टेस्ट पेपर जो हैं वो आप प्रिपेयर करा दीजिएगा, ताकि हमारी दोनों तरीके से स्टडी हो जाए। तो मैं व्यूवर्स आपको पहले यूनिट वाइज स्टडी करा रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको फिर एक मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी 2016 से 2020 तक के मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट के, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में बुकलेट मिलती है उस तरीके से मेरे पास में क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सकें। और आप सभी बच्चे मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, उसमें एजुकेशन की भी प्लेलिस्ट है, न्यू ट्रेंड्स वाले पेपर की, वो मैं यूनिट वाइज भी ख़त्म करवा चुका हूँ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं 2। सोशल रिसर्च मेथड्स भी मैंने 1 पेपर सॉल्व करवाया है, हिंदी के मैंने 6 पेपर सॉल्व करवाए हैं, और अब हिस्ट्री के मैं आपको यूनिट वाइज स्टडी करवा रहा हूँ। तो बीए, बीकॉम और एमकॉम मैं तीनों साथ के साथ लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप बीएड एंट्रेंस का अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और अगर आप एनटीए नेट का एग्ज़ाम भर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या था? तो वो था 8 तीलियों वाला पहिया। आरण्यकों में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? तप मार्ग पर। निम्नलिखित में से जैनों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर शॉल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो थी ऋजुपालिका। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को क्या कहा गया? केवलिन। जैन दर्शन में किस दर्शन के तत्व नहीं मिलते? चार्वाक। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत का सृष्टा है या जगत का रचयिता है, तो वो है भगवान ब्रह्मा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। सिद्धार्थ को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? वट वृक्ष। ठीक है, बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर करी? सारनाथ में। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो वो है प्रतीत्य समुत्पाद। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की उत्पत्ति से संबंधित पशु कौन था? गाय। वेद का अर्थ है ज्ञान का भंडार। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। समाज सेवा से संबंधित आश्रम है वानप्रस्थ। उपनिषदों की संख्या है 108। 4 आर्य सत्यों में सबसे महत्वपूर्ण है सर्वम दुखम। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में
सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है सम्यक दृष्टि। ठीक है बच्चों, अब चौथा आपका जो टॉपिक है कला एवं वास्तुशिल्प, है ना। अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। गुप्त काल की कौन सी महिलाएं कावित्री व लेखिका के रूप में विख्यात थीं? तो वो शील भी थी और महारिका भी थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। गुप्त काल में चिकित्सा भी अत्यंत श्रेष्ठ थी। औषधियों का उत्पादन तथा व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। औषधि का व्यापार करने वालों को कहा जाता था गंधिका। क्या कहा जाता था? गंधिका। ठीक है। गुप्त काल में त्रिमूर्ति किसे कहा जाता था? ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। ठीक है, वैसे इन्हें त्रिदेव कहा जाता है, बट गुप्त काल में इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में व्यापार अधिक उन्नत था। व्यापारी आयात निर्यात द्वारा व्यापार करते थे। व्यापारियों को कहा जाता था नैगम। गुप्त काल में कवि के रूप में ख्याति अर्जित की थी। देखिए, सभी ने करी थी, वीरसेन श्राव ने भी और वत्समही ने भी और हरिसेन ने भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने। मामल शैली का विकास किस वंश ने किया? पल्लव ने। शोर मंदिर किस शैली में निर्मित है? राज सिंह। ठीक है ना, राज सिंह में। सप्तरथ किस शैली के अंतर्गत बने हैं? मामल। संगमेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? संगमेश्वर का मंदिर बनवाया विजयादित्य ने। ठीक है, विजयादित्य। मुस्लिम शासन में दिल्ली की प्रारंभिक भाषा कौन सी थी? हरियाणी भाषा। मुसलमान सुल्तानों ने अपने अपने शासनकाल में जितनी भी इमारतों का निर्माण कराया, उन सभी में कौन सी शैली कहीं ना कहीं अवश्य मिली प्रतीत होती है? तो वो है हिंदू कला शैली। किस काल में कविता का सृजन अधिक हुआ था? तुगलक वंश में। पृथ्वीराज रासो की रचना की चंद्रबरदाई ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता? इल्तुमिश का। सल्तनत काल में राजभाषा थी फारसी। ह्वेनसांग ने तक्षशिला में कितने स्तूप देखे? 3। भरहूत में एक बड़े स्तूप के अवशेष खोजे कर्निंघम ने। किस सम्राट के काल में गांधार कला का तेजी से विकास हुआ? कनिष्क। इनमें से कौन राजप्रसाद को देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि इन्हें देवदूतों द्वारा निर्मित बताया? फाहयान। किन स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में हुआ? देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट हो गया आपका सांची, थर्ड हो गया आपका सारनाथ और फोर्थ हो गया आपका धर्मराज का स्तूप। ठीक है, सांची, सारनाथ और धर्मराज का स्तूप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य काल में अनेक जैन तीर्थकरों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। एक मूर्ति जो कार्योत्सर्ग मुद्रा में है, कहाँ प्राप्त हुई? लोहानीपुर। स्तंभ शीर्षों में प्रसिद्ध सारनाथ के स्तंभ की कौन कौन सी विशेषताएं थीं? तो देखिए, उपयुक्त सभी विशेषताएं थी कि इसके शीर्ष भाग पर 4 सिंह पीठ किए हुए बैठे हैं और सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थीं। सिंहों के नीचे का फलका पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हैं और फलक पर 4 पशुओं, गज, अश्व, बैल और सिंह। गज मतलब हाथी, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, बैल और सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण थी। तो चारों ही बिल्कुल सही हैं। गुप्त
काल में बौद्ध दर्शन का प्रमुख केंद्र था? नालंदा। भूमरा का शिव मंदिर है नागौर में। उदयगिरी की गुफा में किसकी विशाल मूर्ति है? भगवान विष्णु की। देवी चंद्रगुप्तम किसकी कृति है? विशाला दत्त की। मेहरौली अभिलेख कहाँ पर है? दिल्ली में। भारतीय इतिहास में किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्त काल का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति। विख्यात खगोल शास्त्री किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। आर्यभट्ट था वैज्ञानिक। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। नीतिसार का लेखक कौन था? कामंदक। गुप्त सम्राटों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। निष्क क्या था? मुद्रा। अष्टांग हृदय पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। स्वप्न वासवदत्ता नाटक किसने लिखा? भास ने। गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान का प्रकांड विद्वान कौन था? धन्वंतरी। 10 कुमार चरित की रचना किसने करी थी? दंडी ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी कृति है? कालिदास की। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। बाघ की चित्रकला कब प्रकाश में आई? 1818 ईस्वी में। आर्य शैली का उदाहरण है खजुराहो के मंदिर। ठीक है। द्रविड़ शैली का उदाहरण है एलोरा के मंदिर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्य शैली जो है वो खजुराहो के मंदिर से का उदाहरण है और द्रविड़ शैली जो है वो एलोरा के मंदिर का उदाहरण है। ठीक है। सप्त रथ का अन्य नाम है तो वो है 7 पैगोड़ा। इनमें रथ नहीं है, अश्वरथ। एलोरा में हिंदू शैली के मंदिर हैं 16। 64 योगिनी मंदिर है खजुराहो में। आबू स्थित है राजस्थान में। एक्चुअली पूरा नाम माउंट आबू है इसका, है ना, राजस्थान में है। चोल कला किसके लिए प्रसिद्ध है? तंजौर के लिए। इट्रगी नामक स्थल पर बना है महादेव मंदिर। नागर शैली का वास्तविक रूप मिलता है उड़ीसा में। मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ये देखिए तीनों ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीनों ऑप्शन थे इसमें कि मुगलों ने पहली बार आकार और डिज़ाइन की विविधता के संबंध में प्रयोग किया और सामग्री के मूल रूप में पत्थर के अतिरिक्त पलस्तर और गचकारी की ओर विशेष ध्यान दिया। मुगल कालीन निर्माणों में स्थान के उपयोग पर आधारित विधि की बजाय सामंजस्य एवं खाली निर्मित स्थान के बीच संतुलन कायम करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। मुगलों ने भवनों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उद्यानों व स्वतंत्र उद्यानों के निर्माण की विशेष कला का विकास किया। ठीक है व्यूअर्स, जो वर्ड मिसिंग है वो मैंने आपको डिक्टेट कर दिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अकबर कालीन शैली का सबसे पहला भवन निम्न में से कौन था? वो था आगरा का लाल किला।
निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बना है जिसमें पहली बार बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है? एतमादौला का मकबरा। जहांगीर ने इस्लामाबाद के निकट अचबल और बेरनाग का निर्माण कराया। वस्तुतः ये क्या थे? ये थे बाग। मुगल चित्रशाला में जो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई वह निम्न में से कौन सी है? तो वो है हजनाम। ठीक है, चलिए, हजनाम। निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र रजनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं? तो वो है दसवंत। निम्न में से कौन दसवंत द्वारा चित्रित कृतियां हैं? तो वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रजमाना, ठीक है, और खानदाने तैमूरिया, और थर्ड है तूतीनामा। ठीक है, तीनों है, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में बनवाई गई पहली अष्टाकार इमारत थी, वो थी खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। एतमादौला का मकबरा कहाँ बना है? लाहौर में। किस शासक ने अपना मकबरा अपने ही शासनकाल में बनवा लिया था? अकबर ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। किस मुगल बेगम के नाम पर ताजमहल का निर्माण कराया गया? ठीक है, मुमताज महल के नाम पर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ताजमहल का निर्माण कराया? शाहजहां। मानसार ग्रंथ संबंधित है चित्रकला से। कला और संस्कृति किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। हिंदी एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के लेखक है पर्सी ब्राउन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया आर्ट किसकी रचना है? कुमार स्वामी की। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 750 से 1200 ईस्वी में निम्नलिखित कलाओं में सबसे अधिक विकास किस कला का हुआ? तो हुआ मंदिर निर्माण कला। निम्नलिखित स्थानों में किस क्षेत्र में नागर शैली का विकास हुआ? उड़ीसा में। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी कला शैली प्रचलित नहीं थी? शेर शैली। चलिए, नेक्स्ट है सही कथन की पहचान करें, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नागर शैली के मंदिर हिमालय से विंध्य पर्वतमाला के मध्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि सही कथन की पहचान करें, तो इसमें बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि नागर शैली के मंदिरों का आकार वर्गाकार था। ठीक। मंदिर निर्माण की सोलंकी शैली का विकास कहाँ हुआ? गुजरात में। पाल कला का किस क्षेत्र की कला पर व्यापक प्रभाव पड़ा? तिब्बत। बोध गया की वेदिका पर अंकित निम्नांकित किस दृश्य को बोध गया की विशिष्टता मानी जाती है? तो वो है पशुओं का चित्रण। शुंगकालीन मथुरा शैली की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि क्या है? वेदिका। गांधार कला शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों की विशेषता क्या है? वो है बालों का अलंकरण, जिसे हम जूड़ा भी कहते हैं। मथुरा शैली में मूर्तियों के निर्माण के लिए किस प्रकार के पत्थर का व्यवहार किया जाता था? लाल पत्थर। गुप्तकालीन मंदिरों की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता गलत है?
वो थी ऑप्शन बी की मंदिरों का आकार रथ के समान था। ठीक है। गुप्तकालीन मूर्तियां किस कला शैली से प्रभावित थी? मथुरा कला शैली। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान गुप्तकालीन मूर्ति कला शैली का केंद्र नहीं था? सारनाथ। शेषनाग शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति किस मंदिर से मिली? देवगढ़ मंदिर। विष्णु द्वारा गोवर्धन पहाड़ की गेंद के समान उठाए हुए कहाँ से प्राप्त मूर्ति में दिखाया गया है? बनारस। तांबे की बनी हुई बुद्ध की गुप्तकालीन प्रतिमा कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज से। अजंता के गुफा चित्रों में किस प्रकार का चित्रण नहीं मिलता? जनसाधारण का जीवन। बाघ के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्रण किन दृश्यों का है? नृत्य संगीत का। पल्लवकालीन मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ था? द्रविड़ शैली। सब पैगोड़ा का निर्माण किस शैली में हुआ था? मामल शैली में। किस शैली के मंदिरों में शिखर और गोपुरम के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया? राज सिंह शैली। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र सबसे अधिक कहाँ मिले हैं? मिर्जापुर क्षेत्र में। मोहनजोदड़ो के अवशेष इस समय किस देश में हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा क्षेत्र किस सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पर किस विद्वान ने कार्य नहीं किया? जगदीश गुप्त ने। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। चैत्य गुफा का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? उपासना के लिए। अजंता की गुफाओं से संबंधित शासनकाल का नाम क्या था? वो था वाकाटक। अजंता की गुफाओं में सबसे पहले किस गुफा का निर्माण हुआ? गुफा संख्या 9। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो वो है गुफा संख्या 17। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। बाघ की गुफाएं किस नदी के निकट स्थित हैं? बागमती। बाघ की गुफाएं किसके शासनकाल से जुड़ी हैं? गुप्त काल से। सिंगरीम गुफाएं किस देश में स्थित हैं? श्रीलंका में। बादामी गुफा के चित्र किस देश से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म। अजात शत्रु की मूर्ति इस समय कहाँ है? वो है मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, संग्रहालय को हम इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया? अशोक ने। सिंह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? कपिलवस्तु। दीदारगंज की यक्षी किस काल की मूर्ति है? मौर्य काल की। सांची के स्तूप के 4 तोरण द्वार किसके शासनकाल में बने? चंद्रगुप्त मौर्य के। भरहत स्तूप में किसकी प्रतिमा नहीं बनी? बुद्ध की। उदयगिरी तथा खंडगिरी गुफा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। गांधार शैली की मूर्तियों पर किस देश का प्रभाव है? यूनान। ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 6ठी शताब्दी तक आगरा के पास मूर्ति कला एवं स्थापत्य का कौन सा केंद्र रहा? मथुरा। नागार्जुन कोंडा का स्तूप किस जिले में स्थित है? गुंटूर। सारनाथ की गुप्त बुद्ध कालीन प्रतिमा किस स्थिति में है? बैठी हुई। ठीक है, बैठी हुई में अक्सर आपने देखी होगी।
मथुरा की गुप्तकालीन खड़ी बुद्ध प्रतिमा किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा। एलिफेंटा की मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति। एलोरा की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी? राष्ट्रकूट के। तो बच्चों ये आपके जो थे 4 जो टॉपिक थे ये मैंने ख़त्म किए हैं आपके सेकंड पार्ट में, कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से बना रहा हूँ। तो 4 पार्ट में ये आपकी वीडियो मैं ख़त्म करवा दूंगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो अभी 299 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसके बाद जो है मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं अब कोशिश ये करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट आपका स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको मैं एक एक 2 दिन में ख़त्म करवा दूँ, ताकि मुझे लगता है कि शायद 15 जून के बाद अगर सिचुएशन ठीक होती है तो आपके एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, ठीक है। 15 जून के बाद यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर सकती है, CCS यूनिवर्सिटी, की आपके एग्ज़ाम होंगे, ताकि आपको तैयारी के लिए भी समय मिल जाए। और पहले यूनिट वाइज स्टडी करने के बाद फिर हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं यूनिट वाइज आपके सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर दूंगा जो भी मेरे पास अवेलेबल है, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो मेरा चैनल नेम आप जानते ही हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको और वीडियोस तुरंत मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।